गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली आप सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। मैम आप अपनी क्लास से सबसे पहले करवाए कीजिए। अब बेटा मेरे हाथ में नहीं होता है, ये ऐसे ही होता है, जो मैम डिसाइड करें वैसे ही होता है। ठीक है, पहले तो मेरे को जल्दी से बताओ कितने लोग हैं यहाँ पे जो सीसीआई का एग्जाम दे के आए हैं। जल्दी से ये बताओ, सबसे पहले कितने लोग हैं यहाँ पे जो सीसीआई का एग्जाम दे के आए हैं। चैट बंदी तो है, इससे ज्यादा बंद कैसे कर दूं। कितने लोग हैं, है कोई? अब कंटिन्यू है, ऑब्वियसली आपकी क्लासेस कंटिन्यू है, वो तो एकदम से एग्जाम बीच में आ गया था तो ऐसा था। किसी ने एग्जाम नहीं दिया यहाँ पे सीसीआई का? नो वन। अभी जितने भी लाइव स्टूडेंट्स है किसी ने एग्जाम नहीं दिया है? चलो, जितने भी लोगों ने नहीं दिया है उनको बता दूं मैं, सीसीआई में बच्चे रीजनिंग में करके आए हैं 15 आउट ऑफ 15। 15 आउट ऑफ 15। सबसे इजी जो चीज आई थी वो क्या आई थी आपके पास? रीजनिंग ही आई थी, है ना। कुछ लोगों है भी और जिन लोगों ने नहीं भी किया, बता दूं आपको, सबसे आसान जो आया था वो क्या आया था? रीजनिंग आया था। आसान बोलूं तो आसान नहीं था, लेंदी जरूर था, बट द थिंग इज कि वहां पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं थी ना, तो सब बच्चों ने कर लिया। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन आए थे सारे के सारे फैमिलियर थे। फैमिलियर का मतलब कि हर एक तरह का क्वेश्चन हमने क्लासरूम में करा हुआ था। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, हर एक टॉपिक को हम लोग क्लास में कर चुके थे। अब मैं आपको एक ही बात बोलूंगी, देखो आपने देखा ना सीसीआई की वैकेंसी आई, उन्होंने एकदम से एग्जाम अनाउंस कर दिया, टाइम नहीं दिया बिल्कुल तैयारी करने के लिए। मान लो बीच में कोई और वैकेंसी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल एफसीआई आ गया, सीडब्ल्यूसी आ गया, कुछ भी आ गया, वो कभी टाइम नहीं देते आपको तैयारी करने के लिए। तो रीजनिंग इस तरह से पढ़ना कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगर आपने एएफओ के लिए जितने भी क्लासेस मैं करा रही हूँ और जितने भी कॉन्सेप्ट मैं करा रही हूँ, अगर आपने वो कर लिया तो ये सारे के सारे एग्जाम की रीजनिंग मेरी गारंटी है वो डेफिनेटली आपके क्वालिफाई हो जाएंगे। बट द थिंग इज कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज को अच्छे से पढ़ना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि ये काम की चीज नहीं है, वो स्किप कर देते हैं, और हमें भी नहीं पता होता है वो कब कहाँ पे हेल्प कर जाए। आपने दो टॉपिक पढ़े, एक डिस्टेंस डायरेक्शन और एक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपके सामने लिख रही हूँ जो पेपर में आया था, जल्दी से आंसर बताना। ये क्वेश्चन था, जल्दी से बताओ जरा आंसर। जल्दी से बताना जरा आंसर इस क्वेश्चन का। कितना टाइम लगा होगा इस क्वेश्चन के आंसर को निकालने के लिए? बिल्कुल भी टाइम लगा होगा? सिंपल सी बात, इतनी बार इस क्वेश्चन के लिए आपने कितनी माथा खपाई करी है और मैंने आपको कितनी टाइम्स ये क्वेश्चन समझाया है। बहुत बार जब हमने इनइक्वालिटी करा था, आप लोगों ने बोला था ना मैम फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल, फिफ्थ रूल, ये फिफ्थ ही रूल था। आंसर क्या आएगा? आइदर और। जिसने बहुत अच्छे से दिमाग लगा लिया होगा ना उस टाइम पे आइदर और के रूल्स पे, तो ये एज सच क्वेश्चन आया हुआ था, कुछ सोचने वाली बात नहीं थी, 5 सेकेंड में क्वेश्चन होने वाला था। क्या ये ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन था? नहीं था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। डिस्टेंस डायरेक्शन की भी बात कर लूं, डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, ऐसी डायग्राम थी। डायग्राम सिर्फ इतनी सी, बट द थिंग इज कि जो आपके पास डिस्टेंस था वो बहुत ही इस तरह से अटपटे से डिस्टेंस थे, ऐसे डिस्टेंस थे 49 ऐसे करके। जिसने भी इन बड़े बड़े डिस्टेंसेस को ब्रेक किया था, डायरेक्ट यहां पे आंसर आ रहा था, स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे थे 38 मीटर वेस्ट। सिर्फ इतना था कि डिस्टेंस ब्रेक करना था, इतनी बड़ी डायग्राम थी लेंदी सी, बस उसको आपने क्या करना था, डिस्टेंस को ब्रेक करना था। जब आपने डिस्टेंस को ब्रेक किया था तो ये जो पॉइंट था और ये पॉइंट था, ये सारे के सारे मेन डायरेक्शन में आ रहे थे, और उसने यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस पूछा था। जिसने डिस्टेंस ब्रेक किया उसको एकदम से समझ में आ गया कि स्ट्रेट लाइन है और 38 मीटर वेस्ट। पेपर कभी भी मुश्किल नहीं होता है, पेपर हमेशा कॉन्सेप्चुअल होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपको टाइम नहीं लगता है क्वेश्चन निकालने के लिए। अभी आपने दो टॉपिक करे हैं, तो दोनों टॉपिक के दोनों क्वेश्चन होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, इजी से क्वेश्चन थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब रैंकिंग जो था, रैंकिंग अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं आया था, मेरी वाली शिफ्ट में जो हमारा सुबह वाला जो एग्जाम था उसमें रैंकिंग नहीं आया था। बट आपके पेपर में ऑर्डर डेफिनेटली आने वाला है, तो ऑर्डर आपने ध्यान से सीखना है।
और हर एक क्लास ना इंपॉर्टेंटली पढ़ा करो, लाइव क्लास में पढ़ा करो। रीजनिंग लाइव क्लास में पढ़ने से क्या होता है, हम लोग जब रिकॉर्डेड क्लास पढ़ते हैं ना तो हम चीजें स्किप कर देते हैं, हमें लगता है कि ये चीज आई तो रही है, बट जो चीज टीचर एक छोटी छोटी बात बताता है ना वो रिकॉर्डेड में नहीं मिलती है देखने को। तो मेक श्योर कि आप आने वाले टॉपिक्स भी हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ोगे। बेशक आपको इरिटेशन हो, आपका मन करे, आपको इंटरेस्ट आए, जो भी हो, बट अपने लिए आप गारंटीड रीजनिंग पढ़ने वाले हो। ठीक है, चलो यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन थे, कोई बड़ी चीज नहीं थी। और हम लोग पढ़ रहे थे रैंकिंग, रैंकिंग के हमने 32 क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब होपफुली आप बिल्कुल ब्लैंक नहीं होके आए होंगे, आपको सारी बातें याद होंगी कि हमने क्या किया था क्या नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से आंसर निकालो। शोभा, उसका कॉन्सेप्ट अलग होगा। हाँ, मेरे मेरे टेस्ट में मिलेगा आपको, ऑफकोर्स मिलेगा। जो मैं पढ़ा रही हूँ वो हर एक चीज आपको टेस्ट में मिलेगी और आपके एग्जाम में भी वही चीजें आपको देखने को मिलेगी। बस आपने पेशेंस रखनी है, ऐसा नहीं कि मैम थक गए, रीजनिंग अब ऐसी नहीं लग रही वैसी नहीं लग रही, वो नहीं करना है। चलो क्वेश्चन आपके सामने, फास्ट किया करो, ट्राई किया करो, स्पीड भी काम करे, क्योंकि ना एएफओ में तो बेटा ऐसे घड़ी सिर पे चलती है टिक 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 करके, वो तो इतना प्रेशर दे जाती है ना, वो तो आपको भी जब पेपर दोगे तब पता चलेगा। तो मेक श्योर कि फास्ट किया करो क्वेश्चन, ठीक है। चलो, ऐसे नहीं भाई, सी भी है बी भी है, ऐसे नहीं चलेगा। और अगर तो तुम ब्लैंक होके आए होगे ना तो तुम लोगों का मोर बना दूंगी मैं, एक हफ्ता अगर तुमने कुछ भी प्रैक्टिस नहीं किया होगा। मेरी कोई हेडेक नहीं अगर तुम ब्लैंक होके आए हो, है ना। चलो, आंसर ए भी है, डी भी है, बी भी है, शाबाश तुम्हारे। आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट मींस 47। देखो यहाँ पे क्या बोला है, एस इज 6 टू दी राइट ऑफ एन। पहले तो मेरे को बताओ, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ये जो 6th होता है, 5th होता है, 4th होता है, ये आपके पास एक पोजीशन होती है ना, बताया था ना। जब भी आपके पास 6th 7th 8th ऐसे लेफ्ट और राइट करके कुछ भी बोला जाता है, वो आपके पास एक पोजीशन होती है। और जब भी कोई पोजीशन मेंशन करी जाती है तो बिटवीन बिठाने के लिए हमें -1 करना पड़ता है। लिखो इस चीज को, सिटिंग अरेंजमेंट में भी काम आने वाली है। जब भी आपको राइट या लेफ्ट करके कुछ बोला जाता है वो आपके पास एक पोजीशन होती है, और जो भी पोजीशन बोली जाती है बिटवीन के लिए हमें उसमें से -1 करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने बोला है एस जो है वो राइट पे है एन के, तो एस को राइट पे लेके जाओ, एन कहां पे आ जाएगा, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब उसने बोला 6 टू दी राइट, 6 टू दी राइट बोला है तो मतलब उसके बीच में कितने आएंगे, 5 आएंगे। यहां तक सबको बात समझ में आ गई, तो जल्दी से वाई टाइप करो। 6th 7th 8th 9th, जब भी राइट और लेफ्ट की बात होती है इट इज अ पोजीशन, और बिटवीन बिठाने के लिए आपको उसमें से -1 करना पड़ता है। तो भाई एन और एस के बीच में कितने लोग आ गए, 5 लोग आ गए। फिर बोला हु इज 21st फ्रॉम राइट एंड। हु किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन, यानी कि एन की बात हो रही है। एन जो है वो राइट एंड से क्या है, 21 पोजीशन पे है। सिंपल सा क्वेश्चन था, प्लेस कर दिया। पहले उसने बोला कि आपके पास एस जो है वो राइट पे है एन के, तो एस को मैंने राइट पे रखा। बीच में 5 लोग आएंगे क्योंकि 6th पोजीशन बोली थी। फिर उसने बोला एन जो है वो राइट एंड से 21 है, तो मैंने राइट एंड से एन को 21 प्लेस कर दिया। अब उसने बोला ई इज, बहुत अच्छे से और ध्यान से इस लाइन को देखना, उसने बोला ई इज 10th टू दी लेफ्ट ऑफ एस। ई जो है वो कहां पे आएगा, लेफ्ट साइड पे आएगा, तो एस कहां पे चला जाएगा, राइट पे। उसने बोला 10th टू दी लेफ्ट, जल्दी से बताओ ई और एस के बीच में कितने लोग आएंगे। उसने बोला है ई जो है वो कहां पे है, लेफ्ट एंड पे है, एस जो है वो कहां चला जाएगा, राइट एंड पे। अब उसने बोला है ई इज 10th टू दी लेफ्ट ऑफ एस। 10th जो है वो एक पोजीशन है,
तो अगर बिटवीन की बात करूं तो ई और एस के बीच में कितने आ जाएंगे, 9 पर्सन आने वाले हैं। सिंपल सी बात। अब ध्यान से देखो, एस के लेफ्ट में एन भी बैठा है, एस के लेफ्ट में ई ने भी आना है। तो हमने डिस्टेंस और डायरेक्शन में भी बहुत अच्छे से ये चीज करी थी कि ई को कहां बिठाऊंगी ये कैसे पता चलेगा, जो हमारे पास एन और एस के बीच में पर्सन है और ई और एस के बीच में पर्सन है, उनके बीच में कंपैरिजन करके। डिस्टेंस डायरेक्शन में भी करते थे ना, जब एक साइड में वेस्ट में बैठा होता था कोई तो दूसरे को भी वेस्ट में बिठाना था, तो उनके डिस्टेंस को कंपेयर करते थे। तो यहाँ पे भी सेम ही बात है कि एस के लेफ्ट पे किसने आना है, ई ने आना है। अब ध्यान से देखो, ई और एस के बीच में 9 लोग आएंगे पूरे, तो एन और एस के बीच में 5 हो गए, एक आपके पास कौन हो गया, एन हो गया, 6 लोग हो गए। तो 6 लोग हो गए, मतलब उसके बाद कितने लोग बचे होंगे, 3 लोग बचे होंगे। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया। अब काउंट कर लो, ई और एस में 9 ही पर्सन है, ऑफकोर्स यस। 3 एंड 5 8 और एक कौन आ गया, एन। एन कितने हो गए हमारे पास, 9 लोग हो गए। अब उसने बोला है एंड इज 23rd फ्रॉम द लेफ्ट, एंड मतलब फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है ई की। ई जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, 23। ये आपके डायग्राम पर। अब क्या पूछा है, फाइंड द टोटल पर्सन। तो यहां तक 21 लोग हैं, यहां तक 3 है, यहां तक 23 है। ऐड कर लो 23 प्लस 3 प्लस 21, इट विल बी 47। चलो टेक अ लुक, पूछो डाउट। सिंपल सा सवाल, कुछ बड़ी बात नहीं थी। डाउट पूछो एक पार्ट पे, ऐसा नहीं कि पूरा बता दो, पूरा बताने लायक कोई चीज नहीं है इसमें। सिंपल सी बात थी, पहले मैंने एन और एस को प्लेस किया, फिर मैंने ई को प्लेस करना था। उसने बोला ई और एस के बीच में 9 लोग आएंगे, 9 लोग बिठाने के लिए मैंने सारी कैलकुलेशन करी। एन और एस के बीच में 5 थे, एक एन हो गया, 6 लोग हो गए। 6 के बाद 3 रह गए, ई को मैंने यहाँ पे लिख दिया। ई का रैंक जो था वो 23 बताया था, यहां से लेके यहां तक 23, यहां से लेके यहां तक 21 और बीच में 3 थे तो ऐड कर दिया, आंसर विल बी 47। ठीक है, चलो आंसर क्या आ गया आपके पास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नहीं बेटा, आयुष आपने बोला 20 होगा, वाई 20 होगा, एन की तो पोजीशन बताइए ना 21। यहाँ पे हम बिटवीन कहाँ पे लिख रहे हैं, बिटवीन तो कुछ बिठा ही नहीं रहे हैं, वो तो पोजीशन ही है। तो जब पोजीशन ही है तो 20 है। जब किसी दो एलिमेंट्स के बीच में कुछ बिठाना होता है ना तो -1 करते हैं। जब 2 पर्सन के बीच में कुछ बिठाना होता है ना तब हम क्या करते हैं, वो करते हैं, -1 करते हैं। जिसने बोला 5 को क्यों नहीं ऐड किया, देखना जिसने भी ये सवाल पूछा है, जब मेरे को n तक का रैंक 21 बता दिया तो यहां पे चाहे 5 लोग हो, चाहे यहां पे 6 हो, चाहे यहां पे 7 हो, इनको गिनने की क्या जरूरत है जब मुझे डायरेक्ट इंफॉर्मेशन यहां से यहां तक की 21 दी है। पहले मेरे को जिसने ये पूछा था कि 5 को क्यों नहीं काउंट किया, बेटा जब आपके पास एक रो की यहां से लेके यहां तक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी गई है तो उसके पीछे कितने भी टुकड़ों में बांटा गया है उस बात से क्या लेना देना है। वो तो आपको वहां पे ई के लिए हेल्प कर रहा था तो वो आपको बातें बता रहा था, पर जब उसने एन तक की इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे दी है तो इसके काम का कोई लेना देना नहीं है। तो डायरेक्ट मैंने एन को काउंट किया और ई और एन के बीच में जितने लोग थे उनको काउंट किया और जो आपके पास ई की इंफॉर्मेशन थी उसको काउंट किया। यहाँ पे कितने मर्जी पार्ट्स में डिवाइड करते रहे उस बात से लेना देना है ही नहीं है जब मेरे को डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दे दी गई है। इज दैट क्लियर? जिसने मेरे से ये डाउट पूछा था वाई टाइप कर दो, जिसने मेरे से ये डाउट पूछा था। चलो इसका आंसर क्या है, वेरी गुड, सबने सही बोला इसका आंसर। आंसर विल बी ए, दैट मींस 44। कोई ऐसा जिसके दिमाग में ये लगा हो कि भाई यहाँ पे आपके पास ओवरलैपिंग भी बन सकता है, क्या ओवरलैपिंग फ्रेम हो सकता है यहाँ पे, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि जब भी उनके बिटवीन वाले पर्सन किसी एक साइड की रैंक से ज्यादा हो जाए तो वहां पे आपके पास ओवरलैपिंग नहीं बनता है। दोबारा, जब भी आपके पास बिटवीन वाले पर्सन किसी एक साइड की रैंक से ज्यादा हो जाए तब आपके पास ओवरलैपिंग नहीं बनता है। ओवरलैपिंग नहीं बनेगा तो सिंपल ही बनेगा, ए का रैंक लेफ्ट साइड से 12 आ जाएगा, बी का राइट एंड से 18 आ जाएगा, बीच में कितने लोग आ गए 40, बस ऐड करना है, टोटल स्टूडेंट्स विल बी 44। चलो इजी सा क्वेश्चन था, नॉट अ बिग थिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है, सीखेंगे, ठीक है। अब पहले जितना भी हो गया उसको रिवाइज कर लेना, जिसको नहीं समझ में आया रिकॉर्डेड देखना और पूरा अच्छे से रिवाइज करो भाई, छोड़नी नहीं है रीजनिंग बीच में। इंटरचेंजिंग दी पोजीशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, अगर रैंकिंग के क्वेश्चंस की बात करी जाए तो इंटरचेंजिंग से भी आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं। इंटरचेंजिंग का सिंपल और साफ सा मतलब है कुछ भी बड़ी चीज नहीं है। सवाल इस तरह से दिए जाते हैं कि ए का रैंक जो था वो लेफ्ट एंड से 12 था, बोलेगा बी का रैंक जो था वो राइट एंड से 17 था। इंफॉर्मेशन दी जाएगी, ए का रैंक लेफ्ट साइड से 12, बी का रैंक राइट एंड से 17। अब वो बोलेगा उन्होंने आपस में अपने स्थानों को बदल लिया, दैट मीन्स दे हैव इंटरचेंज देयर पोजीशन। इंटरचेंज देयर पोजीशन का मतलब आपस में एक दूसरे के साथ अदला बदली। जब भी आपके पास एक दूसरे के साथ अदला बदली होगी तो क्या उनके रैंक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले यस और नो। अगर मैं दो पर्सन को उनके आसपास में बदल रही हूं, उनके पोजीशंस को सिर्फ और सिर्फ इंटरचेंज कर रही हूं, तो क्या उनके रैंक पे कोई फर्क पड़ेगा? अनिकेत आपने लिखा है यस, कैसे फर्क पड़ेगा पहले मुझे ये बताओ। बाकी लोग जिन्होंने नो बोला वो तो ठीक है। जब भी आपके पास दो लोग खड़े किए, मैंने बोला भाई तू उधर से उठ इसकी जगह पे आ जा, इधर से उठ उसकी जगह पे आ जा, भाई उनको सिर्फ आपस में बदला है, उनके रैंक में कोई भी छेड़खानी नहीं करी है। जब भी आपकी पोजीशंस को इंटरचेंज किया जाता है तो आपके रैंक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। इज दैट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? भाई जब उनके रैंक को बदल ही नहीं रहे हैं, सिर्फ उनको हिला रहे हैं एक दूसरे की जगह से। बोला कि ए को तू बी की जगह आ जा, बी को बोला कि ए की जगह पे आ जा, तो उनके रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब वो बोलेगा कि जब उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया तो ए का रैंक लेफ्ट एंड से बन गया 14। इंफॉर्मेशन देगा, जब उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया तो ए का रैंक बन गया 14। बताओ टोटल पर्सन कितने हैं? बस ये क्वेश्चन है, और टोटल पर्सन कितने हैं? मैम न्यू बैच कब चालू होगा? जून वाला। हे प्रभु हरिनाथ जगन्नाथम, ये क्या हुआ? ये क्या चल रहा है बेटा? और ये क्या चल रहा है फिर? पेपर आ जाएगा, तुम लोग पूछते रहोगे मैम बैच कब शुरू होगा। बताओ क्वेश्चन यहाँ पे। मेरा सवाल था, हंसो मत अब, ठीक है। अब मैंने पूछा कि टोटल पर्सन कितने होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत से लोगों ने 31 बोला, तुम लोगों का दिमाग कहां पे गायब हुआ है जिन्होंने 31 बोला? ए जो है वो किसकी जगह पे आया? ध्यान से देखना, ए जो है वो बी की जगह पे आया है। बी तक का रैंक 17 है, तो बी से पहले कितने लोग रहे होंगे? बी से पहले कितने लोग रहे होंगे? 16 रहे होंगे। बी का रैंक जो है वो क्या था आपके पास? 17 था, तो बी से पहले कितने लोग रहे होंगे? 16। तो अगर बी से पहले 16 है तो यहां पे भी तो ए से पहले 16 ही होंगे। बस टोटल पर्सन करने के लिए प्लस कर दो, आंसर विल बी 30। जितने भी लोगों ने 31 बोला, तुमने बी को भी दोबारा काउंट कर रहे हो, ए को भी दोबारा काउंट कर रहे हो। जब एक ही पर्सन को तुम दो बार काउंट करते हो तो तुम्हें -1 करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? ऑफ कोर्स यस करना पड़ता है। सिंपल सी बात, बी का रैंक जो था वो 17 था, तो भाई एक साइड से तो गिनना ही पड़ेगा ना। बी को गिन रहे हो अगर तुम यहां से, तो तुम यहां से -1 कर दो। अगर तुम यहां से ए को पूरा गिन रहे हो तो तुम इस साइड -1 कर दो, सिंपल सी बात। तो टोटल पर्सन कितने आ जाएंगे आपके पास? 30 आ जाएंगे। क्लियर है सबको? सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी चीज नहीं, ठीक है। अब फॉर्मूला बता रही हूँ, फॉर्मूला लिख लो, इतनी बड़ी चीज है नहीं है फॉर्मूला लिखने की वैसे तो, बट समझ में आ जाना चाहिए। फॉर्मूला कैसे निकालते हैं टोटल पर्सन? पोजीशन ऑफ वन पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग दी पोजीशन। जो भी पर्सन अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद रैंक बता रहा है उसको, प्लस पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन बिफोर इंटरचेंजिंग। अनदर पर्सन यानी कि बी की बात कर रही हूं, बी की इंटरचेंज होने से पहले का रैंक 17, दोनों को ऐड करेंगे -1, आंसर विल बी 30। सेम ही चीज है, चाहे फॉर्मूला देख लो चाहे आप डायरेक्ट कर लो। 14 कैसे आया श्रेयस? वो आपको क्वेश्चन में बोला जाता है।
ये क्वेश्चन में बोला जाता है आपको कि इंटरचेंज होने के बाद ए का रैंक इतना बन गया। इज दैट क्लियर? दो स्टूडेंट ने ये डाउट पूछा है कि ये 14 कहां से आया। ये आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि 14 वहां पे आएगा इंटरचेंज होने के बाद, तो आपने बस उसको क्या करना होता है, ऐड करना होता है और वहां से डायरेक्ट -1 करना होता है। चाहे आप फॉर्मूला रट लो, चाहे आप क्या कर लो, कॉन्सेप्चुअल करके डायग्राम पे बना लो। क्या बोला है? पोजीशन ऑफ वन पर्सन आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। इंटरचेंज करी, किसकी पोजीशन इंटरचेंज हुई थी? ए की पोजीशन इंटरचेंज हुई थी, तो ए का रैंक कितना आ गया था? 14 आ गया था। प्लस पोजीशन ऑफ अनदर पर्सन बिफोर इंटरचेंजिंग। इंटरचेंजिंग होने से पहले कौन था? बी। दोनों को ऐड करेंगे -1, आंसर विल बी 30। अब एकदम क्विक रैपिड फायर होना चाहिए, जल्दी से आंसर निकालो, जल्दी से। अनिकेत तब भी निकाला जा सकता है, ऑफ कोर्स यस। टोटल पर्सन दिए हैं, एक साइड से रैंक दिया है तो दूसरी साइड से निकाल सकते हैं ना। स्टार्ट ही हमने रैंकिंग वहां से किया था। चलो क्विक। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा आंसर। ठीक है, सबने बता दिया, आंसर विल बी C41। पहले मैं आपको एकदम डायग्राम से समझाऊंगी, फिर मैं आपको डायरेक्ट विदाउट पेन करना सिखाऊंगी। क्या बोले? इन अ रो E इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट। एक रो में E जो है उसका रैंक लेफ्ट साइड से कितना है? 17 है। एंड Y इज 18 फ्रॉम द राइट एंड, और Y जो है उसका रैंक राइट साइड से कितना है? 18। आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन, उन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का मतलब E की जगह Y आ जाएगा, Y की जगह E आ जाएगा। इंटरचेंज करने के बाद E बिकम्स 24 फ्रॉम द लेफ्ट। E जो है वो लेफ्ट साइड से 24 बन गया। बताओ टोटल पर्सन कितने हैं? बता दो। यहां तक 18, तो उससे पहले कितने लोग रहे होंगे? 17। दोनों को ऐड करेंगे, आंसर विल बी 41। क्लियर है सबको? सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी बड़ी चीज नहीं थी, सिंपल सा सवाल था। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये आपके पास डायग्राम। अब करना कैसे है? विदाउट पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपने वैसे ही करने हैं। क्या बोला जाता है? जिस भी पर्सन का रैंक चेंज होता है इंटरचेंज होने के बाद, किसका हो रहा है? ई का, दैट मीन्स 24। क्या प्लस करेंगे? दूसरे पर्सन के रैंक को। दूसरा पर्सन कौन आएगा? ई की बात तो हो चुकी है, दूसरा पर्सन कौन है? वाई। तो वाई का कितना आ जाएगा? 18। जो भी रिजल्टेंट आएगा उसमें से माइनस कर देंगे 1, आंसर विल बी 40। ये डायरेक्ट है, विदाउट पेन करना है। जो भी इंटरचेंज हुआ है उसका रैंक और दूसरे पर्सन का रैंक दोनों को ऐड करना है और -1 कर देना है। चलो आंसर। जो भी इंटरचेंज हुआ, इंटरचेंज कौन हुआ है? एफ। एफ का रैंक कितना है? 33। दूसरा पर्सन कौन है? एन। 33 और 12। अब 12 करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले -1 कर दो। 33 + 11, आंसर विल बी 44, आंसर डी। सिंपल सी बात। चेंज कौन हुआ? एफ। एफ का रैंक कितना था? 33। एन कौन? एन का कितना बताया? 12 बताया राइट हैंड से, तो 12 की बजाय मैं पहले -1 कर देती हूँ, 33 में 11 ऐड करती हूँ, आंसर विल बी डी, दैट मींस 44। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम क्विक, पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। आई का रैंक इंटरचेंज हुआ है 39। अब आई का चेंज हुआ है तो आपको किसका देखना पड़ेगा? दूसरा पर्सन यानी कि क्यू। तो क्यू का रैंक 31 है, 31 से मैं पहले ही -1 कर देती हूँ, दैट मीन्स मुझे 39 में 30 को ऐड करना पड़ेगा, आंसर विल बी ई, दैट मीन्स 69। अब ऐसा ना रट्टा ही नहीं मार लेना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज भी देखनी है और जाके अच्छे से भी प्रैक्टिस करना है कि पता चला रट्टे मारते रहो। ठीक है, यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? ई 69। दोबारा इंटरचेंज आई हुआ था, अब दूसरी देखेंगे तो आई आई को ही मत देखते रहना, आई के साथ दूसरा पर्सन यानी कि क्यू की बात करेंगे। चलो क्विक। एक्स जो है वो क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। इंटरचेंज होने के बाद उसका रैंक 35 बन गया। अब एक्स इंटरचेंज हुआ है तो दूसरी किसकी देखेंगे? वी की देखेंगे। 35 + 35, आंसर विल बी सी, दैट मीन्स 70। बिना पेन उठाए होने वाले क्वेश्चन, ऑप्शन सी 70। ठीक है, चलो अब इसका आंसर बताओ और बाकी कैमरास ऑन करो। आशीष,
अब जिसने इसका आंसर निकाल लिया ना, समझो उसको रैंकिंग समझ में आ गया। जिसने भी इस क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया, समझ लो आपको रैंकिंग समझ में आ गया है। ठीक है, जेन्युइन क्वेश्चन है। जिसने बोला श्रेयस कि क्या इसमें ओवरलैप नहीं हो सकता, देखो ओवरलैप हो चाहे सिंपल केस हो, बाद में उन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज ही करना है। इंटरचेंज करने के बाद उनके रैंक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां पे हम सिर्फ एक ही केस की बात करेंगे, दैट इज सिंपल केस। ओवरलैपिंग भी होगा तब भी उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज करने के बाद वो सिंपल बन जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें ओवरलैपिंग नहीं बनता है। मान लो आपके दिमाग में लगा कि चलो ऐसे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, अब ओवरलैप होने के बाद वो अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज करेंगे, तो ए यहां आ जाएगा, बी यहां पे आ जाएगा, बन गया सिंपल केस, क्या फर्क पड़ रहा है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे बहुत अच्छे से। ई भी है, बी भी है, 25, 24, 22, 25, क्या बात है, केबीसी चल रहा है तुम्हारा, है ना। चलो आंसर विल बी ई, दैट मीन्स 24। जिन लोगों ने 25 बोला है ना, तुम लोगों का तो दिमाग ही हिल गया है, जो तुम्हें -1 और +1 का ही नहीं पता चल रहा है। बी वाले तो चलो गेम से बाहर है, वो तो पता नहीं 22 कैसे बोला, पर जिन्होंने 25 बोला, तुम लोग ना +1 और -1 के चक्कर में अपना क्वेश्चन गलत करा दोगे। देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन था, क्या बोले, इन अ रो जी इज 17 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जी जो है वो लेफ्ट हैंड से 17 है, वी जो है वो क्या है, राइट एंड से 16 है। फिर बोला उन्होंने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया, जी की जगह वी आ गया, वी की जगह जी आ गया। इंटरचेंज होने के बाद जी बिकम 25 फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जी जो है वो 25 बन गया। अब उसने बोले फाइंड द पोजीशन फ्रॉम द राइट एंड, किसकी, वी की, आफ्टर इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन। इंटरचेंज होने के बाद वी की राइट एंड से रैंक बताओ। क्या सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ, क्या पूछा है, दो पर्सन का रैंक है, उनकी पोजीशंस को इंटरचेंज किया। अब उसने बोला कि इंटरचेंज होने के बाद बताओ वी का रैंक क्या आने वाला है। चलो पहले मेरे को बताओ यहां से लेके यहां तक वी का रैंक क्या है, पहले मुझे ये बताओ यहां से लेके यहां तक वी का लेफ्ट एंड से क्या रैंक है। एवरीवन क्विक, वी का लेफ्ट एंड से क्या रैंक है, सबको क्लियर है, इट इज 17। हाउ 17, क्योंकि वी जो है वो कहां पे आया है, जी की जगह आया है, तो वी का रैंक आपके पास कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा लेफ्ट हैंड से। अब जरा 1 मिनट याद करना, जब पहला क्वेश्चन कराया था रैंकिंग का, कि एक साइड से रैंक दिया गया हो और दूसरी साइड से रैंक निकालना हो, तो कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कैन आई से टोटल पर्सन चाहिए होता है। जब एक साइड से रैंक दिया जाता है और दूसरी साइड से रैंक पूछा जाता है, तो हमें क्या निकालना पड़ता है, टोटल पर्सन निकालने पड़ते हैं। अगर मुझे टोटल पर्सन पता चल गया तो मैं वी का रैंक राइट हैंड से निकाल ही लूंगी ना, कोई बड़ी बात तो नहीं है। अब जल्दी से बताओ इस डायग्राम में टोटल पर्सन कितने हैं, क्विक, अभी इतनी देर से हम टोटल पर्सन ही सीख रहे थे, इसमें टोटल पर्सन कितने हैं, जी तक 25, तो इससे पहले कितने लोग रहे होंगे, कितने लोग रहे होंगे, 15, यानी कि टोटल पर्सन मेरे पास कितने आ गए, 40। अब निकाल लो ना, कौन सी बड़ी बात है, 40 में से 17 चला जाएगा, इट विल बी 23। अब 23 जो बचा वो तो यहां तक लोग बचे हैं, अब वी का रैंक निकालने के लिए मुझे +1 करना पड़ेगा, इट विल बी 24, आंसर 24। चलो पूछो डाउट, पूछो डाउट, कहीं पे कोई डाउट। हाँ ऑफ कोर्स यस, एग्जाम देके आओ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तैयारी नहीं भी है, आरआरबी पीओ आईबीपीएस पीओ वाले, सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर विल बी ई, दैट मींस 24। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका आंसर सही से आना चाहिए। आशीष कुमार, बाकी लोग क्वेश्चन करो। एक रो है, पहला क्वेश्चन ना मैंने यही कराया था रैंकिंग का,
वी तक 14 है, टोटल पर्सन 40 आ गए, सॉरी 40 नहीं, इट वाज 17। यहां तक 23 लोग हैं। अगर मुझे वी का रैंक निकालना है तो मैं वी को काउंट करूं या नहीं करूं? उससे पहले के लोग जो हैं वो 23 लोग हैं। मुझे वी का रैंक निकालने के लिए वी को तो ऐड करना ही पड़ेगा। 23 तो वी से पहले लोग रह गए हैं, इससे बाद आपको वी को काउंट करना है तो मैं +1 करूंगी नहीं, तो +1 करूंगी, इसीलिए मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। पहली क्लास में रैंकिंग के मैंने यही सिखाया था, जब भी एक पर्सन की पोजीशन को काउंट करते हैं तब +1 करना पड़ता है, जब एक पर्सन को 2 बार काउंट करते हैं तो -1 करना पड़ता है। क्लियर हो गया आपको? क्लियर होगा भाई? जिसने भी पूछा था ये क्वेश्चन मेरे से, वाई टाइप कर दो। अर्जुन पढ़ लिया मैंने तेरा मैसेज, बताती हूँ यार, शांति रख। चल, अभी भी आंसर मेरे पास 23 और 24 है। आंसर विल बी ए, दैट मीन्स 28। चलो, क्या बोला है? इन अ रो y इज 19। y जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, 19 है। h जो है वो राइट हैंड से कितना है, 26 है। उन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज होने के बाद h जो है वो राइट हैंड से 35 बन गया। क्या दिक्कत है इस सवाल में? अब बताओ y का लेफ्ट हैंड से क्या रैंक होगा? टोटल पर्सन कितने आएंगे? टोटल पर्सन कितने आएंगे? यहां तक कितने लोग रहे होंगे? y तक 19 है तो यहां तक कितने लोग रहे होंगे? 18। तो टोटल पर्सन मेरे पास कितने आ जाएंगे? 53। कोई दिक्कत? टोटल पर्सन मेरे पास कितने आ गए? 53 मेरे पास टोटल पर्सन आ गए। अब मुझे क्या निकालना है? y का रैंक निकालना है। कहां से? लेफ्ट हैंड से। तो जरा यहां पे देखना, y का रैंक आपके पास राइट हैंड से कितना है? y का रैंक राइट हैंड से, y किसकी जगह आया है? h की जगह आया है, तो यहां से कितना हो जाएगा? 26। टोटल पर्सन मुझे मेरे मिल गए। टोटल पर्सन कितने हैं? 53। निकाल लो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है? 53 में से 26 चला जाएगा, इट विल बी, किसी ने 29 बोला था शायद, 27 आ गया। यहां तक 27 आ गया। y का रैंक निकालने के लिए +1 करना पड़ेगा, इट विल बी 28। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आंसर 28। अभी भी मेरे को 23 जिसने बोला है, बताना बेटा 23 कैसे आ गया, बताना 23 कैसे आ गया। ठीक है, चलो, आंसर विल बी ए, 28। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरमीडिएट मतलब प्रदीप? कौन इंटरमीडिएट निकालना है? क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? प्रणया, आपने बी बोला है, बिटवीन निकालना है। एक बार चेक करो जरा, बिटवीन निकालने के लिए क्या 21 आंसर आएगा? सिंपल सा सवाल है, दिमाग के पुर्जे खोल लो। नेक्स्ट टॉपिक आपका वैसे भी सिलोगिज्म ही होने वाला है, बस आपका सुख चैन जाएगा बहुत जल्दी। आंसर विल बी सी, दैट मीन्स 20। क्या इस क्वेश्चन में है क्या? टी का रैंक लेफ्ट साइड से 26, एच का रैंक राइट हैंड से 28। उन्होंने अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद टी जो है वो क्या बन गया? 47। अब यहां पे देखो, अगर टी का रैंक यहां तक 47 है तो क्या एच का रैंक भी यहां तक 47 होगा या नहीं होगा? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, अगर टी का रैंक यहां से लेके यहां तक 47 है तो टी की जगह कौन था? एच था, तो एच का रैंक भी तो लेफ्ट एंड से 47 ही रहा होगा। क्या यहां तक सबको समझ में आ गया? सिंपल सी बात है,
अगर टी जो है वो 47 है तो टी किसकी जगह आया है, एच की जगह आया है, तो एच का रैंक भी 47 होगा। अब क्या दिक्कत है, 47 में से 26 निकाल दो, बिटवीन वाले लोग तो मिल ही जाएंगे। सिंपल सा स्ट्रक्चर बन गया। देखो जरा यहाँ पे अलग करके, एच तक का रैंक मुझे यहाँ पे 47 मिल गया, अब टी का रैंक यहाँ तक मुझे 26 मिल गया था। अब निकालना ही तो है, इनको सब्ट्रैक्ट ही तो करना है, मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। अब मैंने क्या किया, 47 में से 26 को निकाल दिया, आंसर आ गया मेरे पास 21। अब ये तो 20 है भाई, ये क्या हुआ, 21 आना चाहिए था। 21 आएगा या नहीं आएगा? ऑफ कोर्स 21 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया, एच में से टी को निकाल दिया, यानी कि 47 में से 26 को निकाल दिया। पर भाई बिटवीन के लिए मुझे इस एच को भी तो निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? मैंने तो एच के रैंक से टी को सब्ट्रैक्ट किया, तो 47 में से 26 निकाल दिया, 21 आ गया। पर बिटवीन के लिए मुझे इस एच को भी निकालना पड़ेगा, इसलिए इसमें -1 आ गया। आंसर विल बी 20, ऑप्शन विल बी सी। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से लिखना। हम लोग अल्फा न्यूमेरिक करेंगे तो उसमें भी आपके पास ये कॉन्सेप्ट आता है, जब हम लेटर्स के बीच में बिटवीन वाले लेटर्स निकालते हैं तो वहां पे भी आपको -1 करना पड़ता है। समझ में आया? 47 में से 26 निकाल दिया मैंने, मेरे पास 21 आ गया। पर बिटवीन के लिए मुझे एच को भी निकालना पड़ेगा। अगर कोई पूछता कि एच से टी की पोजीशन क्या है, फिर क्या आंसर आता? अगर कोई पूछता कि एच से टी की पोजीशन क्या है, तब हम बोल सकते थे कि मेरे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 21। अगर एच से टी की पोजीशन पूछते तब हमारे पास क्या आ जाता, 21 आ जा सकता। बट अभी के लिए आपके पास क्या पूछा था, बिटवीन पूछा था, तो मेरे पास -1 करना पड़ेगा। यस। और किसी ने बोला कि मैम टोटल पर्सन करके भी दोनों को निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स यस निकाल सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से टोटल पर्सन निकाल लो, 47 और 27 आपके पास टोटल पर्सन आ जाएंगे। टोटल पर्सन में से टी को भी निकाल लो, एच को भी निकाल लो, जैसे भी करो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 से 5 क्वेश्चन है रैंकिंग के, फिर रैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा। जब आप टीचर से हटके कुछ सोचना शुरू कर दें और आपको आपके आंसर मिल जाएं, तो समझ लिया करो कि आपको टॉपिक आ गया है। जब आपको अपने सवालों को करने का खुद तरीका मिल जाए तो समझो कि टॉपिक आ गया है। कभी भी रट्टा मत मारना इन क्वेश्चंस में, सीखा करो कि किस तरह से क्वेश्चन का आंसर मिला है। अब इसमें भी ना कोई 8 और 9 कह रहा है, बेटा तुम लोग ना इतने दिनों से +1 और -1 में उलझे पड़े हो और इसके चक्कर में तुम्हारे क्वेश्चन गलत हो जाने हैं। रोहित तूने सीसीए का पेपर नहीं दिया था? क्यों? चलो, शक्तिमान तूने अपना नाम चेंज कर लिया, अलेक्स। इट्स 8th एंड 9th। अब मैं तुम्हें स्पॉटलाइट पे डाल के तुम्हारा 8 और 9 निकाल देना है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, जब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ जाता है, तुम आंसर भी निकाल लेते हो, तो तुम एक छोटी सी गलती की वजह से क्वेश्चन क्यों गलत कर देते हो? देखो यहाँ पे क्या बोला, इन अ रो ऑफ 29 स्टूडेंट्स। अब जिसने 8 निकाला है, तुमने तो दिमाग लगा ही लिया ना, 8 की बजाय 9 तक भी दिमाग लगा लेते। एक रो है, रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 29 स्टूडेंट्स हैं। अब उसने बोला कि टी इज शिफ्टेड 9 प्लेसेस टू वर्ड राइट। टी जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होता है। अब एक ही पर्सन का रैंक दिया है, एक ही पर्सन शिफ्ट हो रहा है, तो तुम उसकी दो पोजीशन मान लो, एक तुम फाइनल मान लो, एक तुम क्या मान लो, इनिशियल मान लो। तो उसने बोला कि टी जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है। जब राइट साइड पे शिफ्ट हुआ होगा तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि टी की वो फाइनल पोजीशन हुई होगी? फाइनल होगी ना, जब टी जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट होगा। कहां से शिफ्ट हुआ होगा? उसकी इनिशियल पोजीशन से शिफ्ट हुआ होगा।
पहले इतनी बात समझ में आई कि टी जो है वो शिफ्ट हुआ है, कहां पे शिफ्ट हुआ है, राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है, और कहां से शिफ्ट हुआ होगा, लेफ्ट से हुआ होगा। तो शिफ्ट होने के बाद उसकी फाइनल पोजीशन बन गई, पहले जो थी उसकी इनिशियल पोजीशन बन गई होगी। अब 9 प्लेसेस बोला है, मुझे पहले तो ये बताओ कि क्या ये आपके पास एक पोजीशन है, यस और नो। 9 प्लेसेस यानी कि 9 स्थान पर एक हिस्सा है, तो ये पोजीशन है। जब तक बिटवीन वर्ड देखने को ना मिले, हमेशा कहीं ना कहीं 99% वो पोजीशन की ही बात कर रहा होता है। अब 9 प्लेसेस बोला है तो उसका मतलब कि टी और इनके बीच में 8 लोग रहे होंगे, कोई दिक्कत। ये बोला था कि 9 प्लेसेस शिफ्ट हुआ है तो पोजीशन है, तो बीच में कितने लोग रहे होंगे, 8 लोग रहे होंगे। अब उसने बोला एंड ही बिकम 12th फ्रॉम द राइट, जब उसने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया तो वो जो था वो राइट साइड से उसका रैंक बन गया 12। अब क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आंसर आएगा। अब उसने बोले फाइंड हिज इनिशियल पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट, यहां से लेके यहां तक का रैंक बताना है। क्या दिक्कत है, पूरे लोग 29 है, 29 में से 12 भी निकाल दो, 8 भी निकाल दो, 9 बच गए, आंसर विल बी 9th। कितना सिंपल क्वेश्चन है। 8 वालों तुमने क्या गड़बड़ी करी है, तुमने टोटल जो फाइनल पोजीशन तक उसका रैंक था 12% वो भी निकाल दिए, उनके बीच में 8 लोग थे तुमने वो भी निकाल दिए, यहां से लेके यहां तक आपको लोग बच गए, दैट इज 9th। अब तुमने 8 क्यों निकाला, तुमने रट्टा मार लिया कि -1 करना है तो तुमने 8 निकाल दिया। क्या मैं यहाँ पे इसको 2 बार काउंट कर रही हूँ जो मुझे -1 करना पड़े, क्या मैं इसको 2 बार काउंट कर रही हूँ, इसको तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ। मैं तो उनके बीच में जितने लोग थे वो हटा रही हूँ और टी के फाइनल पोजीशन तक 12 लोग थे वो हटा दिए, इसको तो मैंने काउंट ही नहीं किया था। तो जो इनको हटा दिया, जितने भी लोग बचे वो 9th बचे, -1 करने की जरूरत नहीं थी। आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट मींस 9th। ठीक है, चलो ठीक है, जिसने बीच में 9 रख दिया वो फिर से बता दूं, इट इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो बिटवीन वाला पार्ट जो वो ध्यान से देखो, आपकी रीजनिंग सिटिंग अरेंजमेंट में यही कॉन्सेप्ट काम आएगा। अब आंसर गलत नहीं निकालना है किसी ने भी, है ना। 2-3 क्वेश्चन है, रैंकिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ऑर्डर स्टार्ट करना है फिर। आंसर विल बी डी, दैट मींस 5th। ठीक है, सही बोल रहे हो। एक रो है, रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, 42 स्टूडेंट्स हैं। ए जो है वो शिफ्ट हुआ है लेफ्ट साइड पे, शिफ्ट होने के बाद फाइनल पोजीशन बन जाएगी। कहां से शिफ्ट हुआ है, उसकी इनिशियल पोजीशन से शिफ्ट हुआ है। कितने प्लेसेस, 15 प्लेसेस, तो मतलब उनके बीच में कितने लोग रहे होंगे, 14% रहे होंगे। बिटवीन वाला पार्ट ज्यादा इजी होता है, तो बीच में कितने लोग रहे होंगे, 14%। जब बीच में 14 रहे तो क्या हुआ कि वो बन गया 23 लेफ्ट से। उसने क्या किया, एक रो थी 42 स्टूडेंट की, शिफ्ट हुआ, शिफ्ट होने के बाद लेफ्ट एंड से उसका रैंक बन गया 23। बताओ उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है राइट से, ये सवाल पूछा। 23 और 14 कितना हो गया आपके पास, 37। 42 में से 37 निकाल लो, आंसर विल बी 5। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर विल बी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा पेन नहीं उठाना है, पढ़ लेना क्वेश्चन, आंसर निकालो, हलवा सा सवाल है। राकेश को पता चला कि उसका रैंक राइट साइड से 15 है और लेफ्ट साइड से 16 है, तो मैं उसकी लाइन में कितने और लड़कों को ऐड करूं ताकि आपकी लाइन में 32 लोग बन जाए। कितना हलवा। और जिसने एक बोला मैं नहीं, मैंने रोज आना है, मैंने रोज आना है अब। ठीक है, एक पर्सन है बेटा, इस क्वेश्चन को भी गलत किया ना तुम लोगों ने। क्या बोला, राकेश को पता चला कि उसका रैंक जो है वो राइट साइड से 15 है, लेफ्ट साइड से कितना है, 16 है।
तो बताओ मैं कितने और 2 लोग ऐड करूं कि मेरे पास 32 लोग हो जाएं? एक वालों, तुम लोग सामने नहीं हो मेरे। आंसर विल बी सी, दैट मीन्स 2। जब राकेश को पता चल रहा है कि उसकी लेफ्ट साइड से रैंक जो है एक मतलब 15 है, एक साइड से 16 है, तो मैं उसको 2 बार नहीं गिन रही हूं। तुम्हें फर्स्ट क्लास में पहला कॉन्सेप्ट जो था ये नहीं सिखाया था कि राकेश को जब पता चल रहा है कि राइट साइड से 15 है और लेफ्ट साइड से 16 है, तो मैं उसको 2 बार काउंट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? तो मुझे -1 करना पड़ेगा टोटल पर्सन के लिए। टोटल पर्सन कितने आगे होंगे? 30 आगे होंगे। 30 से 32 बनाने के लिए मुझे +2 करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को भी गलत करो और मेरा नाक डुबा दो जितना तुमने डुबाना है। आंसर विल बी ऑप्शन सी, दैट मीन्स 2। समझ में आया जिसने 1 किया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पता चला बेचारे डर के मारे आंसर भी नहीं दे। डरना नहीं है, नाम नहीं मैं पढ़ती हूँ तभी। अच्छा क्वेश्चन है। मानसी और राखी ने सबसे पहले आंसर दिया है। चलो अनुष्का बेटा आप अपना आंसर चेक करो। गौरी आप, गौरी सजीव, अभी भी ना 16 और 17 नहीं चल रहा है। अभी भी 16 और 17 में ही उलझे पड़े हो तुम लोग। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ना +1 और -1। ओके सी वाले सही है, 7 जिन्होंने 16 बोला था वो सही है। 17 वाले गलत है भाई, 16 वाले सही है। बहुत से लोग 17 कह रहे थे, पता नहीं क्यों। देखो, इन अ रो ऑफ गर्ल्स देर आर 15 गर्ल्स बिटवीन पी एंड एन। अब तुम्हें ये नहीं पता कि पी और एन की पोजीशन क्या है। पी लेफ्ट साइड पे है या पी जो है वो राइट साइड पे। यही बात है। उसने बोला है पी और एन के बीच में 15 लोग हैं, पर तुम्हें ये नहीं पता कि पी जो है वो लेफ्ट साइड पे है या फिर कहां पे है, राइट साइड पे है। तो मैंने अपने डायग्राम को बना लिया। अब उसने बोला P इज 32 फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। P जो है वो लेफ्ट हैंड से कितना है, 32। तो यहाँ पे भी 32 मान लिया। यहाँ पे भी P का रैंक जो है वो लेफ्ट साइड से क्या है, 32। अब उसने बोला इफ P इज नियरर देन N टू द राइट एंड ऑफ द रो। अगर P जो है वो राइट एंड पे ज्यादा नजदीक है, तो मेरे को जल्दी बताओ कि डायग्राम 1 में P राइट एंड के नजदीक है या डायग्राम 2 में। उसने बोला है इफ P इज नियरर देन N, तो भाई फर्स्ट पे तो N जो है वो ज्यादा नियर है राइट एंड के, और दूर कौन बैठा है, P। तो मतलब पहले वाले की बात तो नहीं हो रही है, सेकेंड वाली डायग्राम की बात हो रही है कि P जो है वो ज्यादा नजदीक होना चाहिए। किसके नजदीक, राइट एंड के नजदीक। तो बताओ हाउ फार इज N फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द रो। N जो है वो लेफ्ट एंड तक क्या रैंक रहा होगा। अब क्या दिक्कत है इसमें, क्यों गलत आ रहा है ये। 32 में से 15 चला गया, इट विल बी 17। अब भाई तुमने 32 में से 15 को निकाला है, एन तक पहुंचने के लिए तुम्हें एक स्टेप वापस आना पड़ेगा या नहीं आना पड़ेगा। बहुत से लोगों ने इसका आंसर 17 दिया है। इवन मैंने 16 वालों को बोल दिया कि तुम अपना आंसर सही करो, और जबकि आंसर जो था वो क्या था, 16 ही सही था। मेरे को बताओ, अगर तुमने उनके बीच में 32 में से 15 लोगों को हटा दिया, तो वो तो तुमने उसके बीच वाले लोग हटाए हैं ना। एन तक पहुंचने के लिए आपको एक और -1 करना पड़ेगा। आंसर विल बी सी, दैट मीन्स 16।
कोई आपत्ति, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? सिंपल सा सवाल था, आंसर विल बी सी, दैट मींस 16। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको रैंकिंग थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आपने प्रैक्टिस करनी है। एन को इंक्लूड नहीं करेंगे क्या? सॉरी किरणदीप, क्या पूछा आपने? उसने बोला कि एन का रैंक लेफ्ट एन से क्या है, तो मैंने एन का लेफ्ट निकाल। देखो दो डिफरेंस होता है, भागने की जल्दी नहीं करनी है, बाकी लोग सीख लिया करो। देखो दो डायग्राम बता रही हूं, डिफरेंस समझो दोनों में। देखो जब आपके पास ना टोटल पर्सन दिए हैं ना, और टोटल पर्सन होने के बाद आपने एन का रैंक निकालना है। मान लो इस डायग्राम में आपके पास टोटल पर्सन दिए हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं बोलूंगी कि मैंने टोटल पर्सन में से पी को भी निकाल दिया, इनके बीच में जितने लोग थे उनको भी निकाल दिया, जो बचा वो मेरा एन का रैंक आ गया। -1 करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रट्टा नहीं मारना है। जब मेरे पास टोटल पर्सन है, टोटल पर्सन दिए थे, मैंने पी को भी हटा दिया, बीच के लोगों को भी हटा दिया, पर यहाँ पे टोटल पर्सन नहीं दिए हैं। यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, मैं पहले आगे से पीछे वापिस आ रही हूँ ना, यहाँ तक 32 थे, फिर इससे पीछे आने के लिए मैंने 15 को हटा दिया, फिर और पीछे आना पड़ेगा एन तक, तो मुझे -1 करना पड़ेगा। तो ये दोनों डायग्राम में डिफरेंस है। जब टोटल पर्सन दिए हैं तो सिर्फ आप लोगों को हटा रहे हो, जब आप कहीं आगे जाके पीछे आ रहे हो तो आपको -1 करना पड़ेगा। तो ये दोनों डायग्राम जो है वो अलग है। ठीक है, चलो ये आपका लास्ट वाली क्लास। आपको कितनी शीट मिली है लास्ट, मेरे को याद नहीं है, एक बार देखना पड़ेगा, काफी टाइम हो गया था। शीट दे दूंगी, इससे रिलेटेड भी देख लूंगी। और कल हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे। ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आया था इस बार भी, और बड़ा ही आसान है। ये रैंकिंग जो है ना, ये थोड़ा बोरिंग है, बट ऑर्डर बोरिंग नहीं है। ठीक है, रैंकिंग की आपको एक भी शीट नहीं दी है, रैंकिंग की आपको एक भी शीट नहीं मिली है, एक नहीं लिया। हाँ तो मैं बाकी भी दे दूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है, और बाकी आप कितने भी तरह से, कितना भी दिमाग लगा के अपने क्वेश्चंस को सोचते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितने अच्छे से सीख सकते हो तो देखो 30 क्वेश्चन दिया करो, 10 क्वेश्चन मिक्स दिया करो क्लास में, जो हो गया है। ऑर्डर, नाइस ऑर्डर, मैंने देने, मेरा मन मेरी मर्जी, मैंने नहीं देने। ठीक है, देखो ऐसा है, आपको ऐसा लगता है ना कि ऐसे ज्यादा दे दे या जो भी कर दे, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि बात यह है कि जब आप सीख रहे होते हो ना, एक एक बात बता रही हूं मैं आपको, जब हम लोग सीख रहे होते हैं तो हमें ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। रीजनिंग बहुत कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको 20 क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो दैट मीन्स कि आपको टॉपिक समझ में आ गया है। जो आप खुद को एनालाइज कर सकते हो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो उसका नाम होता है टेस्ट। मैं आपको 50 क्वेश्चन दूं, आप 50 कर लो, मैं आपको 100 दूं, आप 100 कर लो, आपको 10 दूं, आप 10 कर लो। आपको कितना आता है वो आपको टेस्ट से पता चलेगा। आपको टेस्ट भी मैं बताऊंगी कब कब देने हैं, कैसे देने हैं। अभी के लिए आप लोग ऐसा किया करो, बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैम मुझे ना हमें पीपीटी दे दो, हमें जो आपने क्लास में कराया वो दे दो। उससे कुछ भी नहीं होना है, उससे आपने रट्टा मारना है अपने क्वेश्चंस का। आपने क्लास में सीखा, आपको क्लास की याद है कि क्लास में ऐसे पढ़ाया, आपने दोबारा जाके उसको उसी तरह से रट्टे से सीखना है कि इसको ऐसे किया था, इसको ऐसे किया था, इसको ऐसे किया था। वो आपकी चीज को बहुत गड़बड़ करता है। एक जो चीज जो पढ़ ली वो सीख ली, उसको वहीं पे छोड़ दो, नए तरह के सवाल प्रैक्टिस किया करो। ठीक है, चलो। और बाकी कल हम लोग ऑर्डर पढ़ेंगे। ऑर्डर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रैंकिंग मुझे भी थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बट इट्स ओके, पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलो ओके गाइस, बाय बाय। क्लास में हुए क्वेश्चन लिखने हैं, नहीं लिखने हैं, कुछ भी नहीं लिखना है, बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है, बड़ों की तरह पढ़ना है। कोई दिक्कत नहीं है, जो चीज समझ में आ गई ठीक है, जो नहीं आई उसको रिकॉर्डेड देखो, बिल्कुल अपने दिमाग में छुपा लो बात। ठीक है गाइस, बाय बाय।